क्या लिखा है प्रश्न में? एनपीओ का 12 नंबर का प्रश्न करा रहे, पेज नंबर 93 पे। क्या लिखा है प्रश्न में? ध्यान दो सभी प्रकार के विद्यार्थी मित्रांनो। फॉलोइंग इज द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ चेंबर ऑफ कॉमर्स बीड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018। रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है एक चेंबर ऑफ कॉमर्स का, बीड का गांव का नाम है उनके, और 31 मार्च 2018 का डेटा है। एंड एडिशनल इन्फॉर्मेशन, तो जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन उसको क्या बोलते हैं सर? एडजस्टमेंट। रिसीव पेमेंट और एडजस्टमेंट दिया है, उसको यूज करके अपने को बनाना क्या है? यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 2018। 2018 का बैलेंस शीट अपने को इनकम एक्सपेंडिचर बनाने बोला है, एंड बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट, 31 का अपने को क्या बनाना है? बैलेंस शीट। तो फॉर्मेट बना लिए अपन ने, क्या बना लिए? फॉर द ईयर एंडेड 31 का इनकम एक्सपेंडिचर बनाया है, 31 का बैलेंस शीट भी बनाया है। और शौकिया तौर पे हम क्या किए? ओपनिंग बैलेंस शीट, क्योंकि हम पूरा प्रश्न एक बार देख लिए थे तो हमको पता चल चुका था कि पूरे प्रश्न में दूर दूर तक ओपनिंग बैलेंस शीट तो है ही नहीं, प्लस कैपिटल फंड भी अवेलेबल नहीं, और ये ऑर्गेनाइजेशन भी रनिंग ऑर्गेनाइजेशन है, क्योंकि ओपनिंग बैलेंस कैश ब्रॉट डाउन ऐसा लिखा हुआ है, का मतलब ये ऑर्गेनाइजेशन पहले से चालू है, तो इसका कुछ ना कुछ तो कैपिटल फंड होगा जो पता नहीं है, जिसको पता करने के लिए ही ओपनिंग बैलेंस शीट आज बनाया जा रहा है। ध्यान दीजिए, अभी रिसीव पेमेंट में जो लिखा है उसको इंडिविजुअली पढ़ने का जरूरत, एक रफ आइडिया के लिए ऐसा ऐसा हल्का हल्का देख लो, हल्का हल्का देख के आगे आ जाओ। एडिशनल इन्फॉर्मेशन नंबर 1, एसेट एंड लाइबिलिटी 1 अप्रैल 17 मतलब कौन सी डेट है बोलिए सुजल? ओपनिंग डेट। ओपनिंग डेट का जो डेटा है उसमें क्या दिया है बेटा? आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, मशीन, बिल्डिंग फंड, इन्वेस्टमेंट। मेरे को बताओ ये पूरे 4 आइटम में से कौन सा आइटम लाइबिलिटी है और बाकी कौन से? सिर्फ बिल्डिंग फंड एक आइटम है जो लाइबिलिटी है, फंड वगैरह लाइबिलिटी के लिए यूज किया जाता है, और बाकी मशीन, इन्वेस्टमेंट, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, ये तीनों की तीनों चीजें ओपनिंग एसेट है, और तो ओपनिंग एसेट के वैल्यू के तौर पे उसका ओपनिंग बैलेंस शीट के अंदर डायरेक्ट बाहर इम्पैक्ट होगा, लेकिन क्लोजिंग बैलेंस शीट में क्या करके लिखेंगे? अपडेट करने के लिए इसको रिलेट करना पड़ेगा रिसिप्ट इनकम एंड एक्सपेंडिचर, नहीं रिसिप्ट पेमेंट से, और फिर उसको कंक्लूड करके आंसर में रिकॉर्ड करेंगे। समझ में आया क्या बोले? ओपनिंग बैलेंस शीट में क्या क्या एसेट है सर? ओपनिंग बैलेंस शीट में हमारा सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है 10,000 का मतलब हमको 10,000 सब्सक्रिप्शन के मिलने के। एक बार चेक करो वाला रिसीप्ट में कितना सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड हुआ है, उसमें बोला है इंक्लूड 8,000 फॉर 16-17, मतलब जो ओपनिंग में पिछले साल का जो सब्सक्रिप्शन है वो कितना रुपए मिल रहा है अपने को? वो 8,000, ये इसमें इंक्लूड है ना 72 में, तो वो 72 में से तो माइनस करना ही पड़ेगा, और ये जो 8,000 है जो मिल रहा, मिलने का था कितना? उसमें से अभी भी कितने मिले हैं, यानी अभी भी कितने मिलने के हैं? 2,000 पिछले साल के अभी भी मिलने के। और बाकी मशीन की वैल्यू को तो आप इजीली रिलेट कर लोगे कि मशीन अभी ओपनिंग डेट में इतना था, रिसीव पेमेंट में नया पुराना खरीदे बेचे क्या मशीन? 20,000 में मशीन बेच दिए। क्या बोले हमने? थोड़ा ध्यान देना, गौर फरमाना हमारे शब्दों। 20,000 में बोले, 25,000 का बोले, कितने में बोले और कितने का बोले? 20,000 में, क्योंकि रिसीव 20 हुए हैं। 25,000 का, क्योंकि उसकी ब्रैकेट में लिखा बुक वैल्यू 25 है, मतलब गया कितना? 25, लेकिन पैसा आया कितना? क्योंकि हमारे 20,000 की 25,000 की बुक वैल्यू का एसेट हमने बेच कितने में दिए? हो सकता है कि थोड़ा पुराना हो गया होगा, तो जो बुक में वैल्यू है उससे कम में वो बिक रहा है। कम या ज्यादा किसी में भी बिक सकता वैसे तो, लेकिन आज कैसे बिका? तो क्या हो गया कितने का? 5,000 का लॉस। वो जो लॉस है इनकम एंड एक्सपेंडिचर के एक्सपेंडिचर साइड में लिखेंगे लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन, कितने रुपए? लेकिन एसेट गई कितने की? तो एसेट में से 50 का था शायद, कितना टोटल था? 50, उसमें से कितने का बिक गया? यानी क्लोजिंग कितना बचेगा? 25। हो सकता है उस 25 पे भी डेप्रिसिएशन लगाने वो बोले, तो बोलेगा तो करेंगे, नहीं बोलेगा तो? बोला है क्या? अमाउंट ही दे दिया दयालु कई के ने। क्या किया? अमाउंट ही दे दिया, 2,500 का डेप्रिसिएशन लगाओ बोले, तो बचे वाले हिस्से पे डेप्रिसिएशन लगा देंगे। बचा हुआ कितना हिस्सा है वैसे? 50 में से 25 तो गया ही था, 25 बचा था, 25 पे 2.5 का डेप्रिसिएशन लगेगा, 22.5 आएगा। और कोई बताएगा कि रिसीव के अलावा पेमेंट में भी लिखा है क्या मशीन? नहीं, ये तो सिर्फ वही है जो भी है। तो क्या है, ओवरऑल अपने को रिलेट पूरा करना पड़ेगा। क्या रिलेट करना पड़ेगा? जैसे हमने मशीन को देखे ना ओपनिंग बैलेंस शीट, ओपनिंग एडजस्टमेंट के तौर पे, ओपनिंग बैलेंस के तौर पे, एक इफेक्ट तो इमेजिन कर लिए, कौन सा इफेक्ट? ओपनिंग बैलेंस शीट में डायरेक्ट बाहर। लेकिन क्लोजिंग को अपडेट करने के लिए हमने पूरा पूरा देख लिया क्या? और कई और एडजस्टमेंट में मशीन से रिलेटेड कुछ बोला क्या? डिप्रेशन को 2,500, और कई रिसिप्ट पेमेंट में उससे रिलेटेड कुछ बोला क्या? बोला ना, सेल किए 25 का 20,000 में, तो जिससे क्या हुआ? 25 का कम हो गया, 50 में से 25 गया, बचा 25, और उस 25 पे लगाने बोला 2,500 का डिप्रेशन, बचेगा 22.5। और जो 25 का 20 में बिका ना, उससे 5 का लॉस भी रिकॉर्ड करना पड़ेगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर के एक्सपेंडिचर साइड में। ओवरऑल इससे रिलेटेड इफेक्ट क्या क्या हो रहा है पता है? एक इफेक्ट जा रहा है ओपनिंग के एसेट में 50 पूरा बाहर,
और एक इफेक्ट जा रहा है 22,500 एसेट में बाहर पूरा फाइनली अपडेट करके। क्या क्या अपडेट हुआ, 50 में से 25 गया, 25 बचा, 25 में से 2,500 का डिप्रीसिएशन गया, 22,500 बचा, एसेट के बाहर आया। और इस पूरे कार्यवाह में क्या हुआ, वो 2,500 का डिप्रीसिएशन उसको भी इनकम एक्सपेंडिचर में लेंगे, और जो 25 कम हुआ लेकिन पैसे तो 20 आए, यानी 5,000 का वहाँ पे भी लॉस है, वो भी पीने लगा इनकम एक्सपेंडिचर में आएगा। ओवरऑल इफेक्ट क्या हुए, इनकम एक्सपेंडिचर के डेबिट में दो इफेक्ट, एक 5,000 का एसेट के ऊपर सेल का लॉस और 2,500 का डेप्रीसिएशन। और एसेट में क्या आया, क्लोजिंग बैलेंस शीट के एसेट में 22,500 का बाहर, और ओपनिंग बैलेंस शीट के एसेट में क्या है, 50 का डायरेक्ट बाहर। ओवरऑल ये 4 इफेक्ट हुए, लेकिन उसके पीछे का कैलकुलेशन कितना हुआ समझ रहा किसी को, थोड़ा इंतजार करो, लिख के भी बताएंगे, ज्यादा अच्छे से समझेगा। आगे बिल्डिंग फंड, बिल्डिंग फंड के बारे में भी बताओ। बिल्डिंग फंड से रिलेटेड कोई रिसिप्ट है क्या, डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड या ऐसा कुछ और पेमेंट वगैरह, बिल्डिंग बना ली ऐसा कुछ कुछ भी नहीं है, तो बिल्डिंग से रिलेटेड रिसिप्ट पेमेंट तो नहीं है, लेकिन कोई और एडजस्टमेंट में बिल्डिंग के बारे में कुछ बोला क्या, एडजस्टमेंट में ये बता रहा कि दो डोनेशन है वो बिल्डिंग फंड के लिए, कितना परसेंट बोला है क्या, तो कितना मानिएगा, पूरा 100% वो बिल्डिंग फंड के ही लिए है, तो मिला कितना डोनेशन, तो वो जो 55,000 है वो पूरा बिल्डिंग फंड में जोड़ दीजिएगा, उसका इफेक्ट कितना कीजिएगा, एक। आप चाहो तो दो कर सकते हो, क्योंकि एडजस्टमेंट में दिया है, तो आप डोनेशन बिल्डिंग फंड के लिए मान के क्या करना, पहले डोनेशन को इनकम में लिखना है, इनकम में से घटाना पूरा 55, 55 में से 55 जाएगा कितना आएगा, जीरो, वो एक इफेक्ट हो गया उसका। और दूसरा इफेक्ट क्या कर दीजिएगा, बिल्डिंग फंड में जोड़ दीजिएगा। अगर आप एक इफेक्ट को इमेजिन करके इग्नोर भी कर दे रहे क्योंकि इफेक्ट उसका जीरो है, तो आप इनकम में जाके 55 लिख के -55 करके लिखना चाहते हो तो लिखो, नहीं लिखना चाहते हो तो कोई प्रॉब्लम, ये इमेजिन भी करोगे तो भी मार्क मिल जाएंगे, क्यों, क्योंकि उसका इम्पैक्ट जीरो है, समझ रहे हो। तो आप डोनेशन में से माइनस करके जीरो बाहर क्यों लिखते, डायरेक्ट कैपिटल बिल्डिंग फंड के लिए हो तो बिल्डिंग फंड में डोनेशन के 55,000 ऐड कर दीजिए, और बाकी का इफेक्ट इमेजिन कर लीजिएगा कि हमको उसको इनकम में से हमने उसको क्या कर दिए है, हटा दिए है, मतलब इनकम में से माइनस कर दिए, समझ रहे हो। तो इस तरीके से दोनों के इफेक्ट इग्नोर हो जाएंगे। कौन से दो इफेक्ट इग्नोर हो जाएंगे, ट्रायल बैलेंस में दिए गए 55 जो अंदर लिखना था, और एडजस्टमेंट में दिया गया बिल्डिंग फंड के रिलेटेड ऐसा बोला इसलिए उसको माइनस करना था, दोनों इफेक्ट क्या हो जाएंगे, एक दूसरे को कैंसिल आउट, समझ रहे, एडजस्टमेंट का एक इफेक्ट और इसका एक इफेक्ट कैंसिल हो गया, और बचा हुआ जो दूसरा एडजस्टमेंट वाले का दूसरा इफेक्ट है, बस वो कैपिटल फंड बिल्डिंग फंड के अंदर जाके जोड़ दीजिएगा 55,000 डोनेशन के नाम, नहीं समझे, आगे आ जाएंगे आगे। तो ओवरऑल इस बिल्डिंग फंड का इफेक्ट क्या हुआ सर आंसर में, ओपनिंग का ओपनिंग में डायरेक्ट बाहर, और क्लोजिंग में 2.65, कहाँ से आया 2.65, ये दो गया 10 और वो 55,000 का किए प्लस, तो 10 प्लस 55 कितना होता है 2.65, समझ गए। तो इफेक्टिवली आंसर में सिर्फ कितना इफेक्ट हुआ पता है, 2,10,000 एसेट में ओपनिंग के बैलेंस शीट के, 2,65,000 क्लोजिंग के बैलेंस शीट में, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर के इनकम में तो पूरा इग्नोर ही कर दिए, क्योंकि वो दोनों इफेक्ट एक दूसरे को सेट ऑफ कर रहे हैं, 55 - 55 जीरो, समझ में आ गया, समझ जाओ आगे। इन्वेस्टमेंट ओपनिंग में 3 लाख था, इन्वेस्टमेंट के बारे में बताओ, रिसीव पेमेंट में कुछ बोला है क्या, कुछ भी नहीं बोला है, कोई भी रिसीव पेमेंट हुई है कि इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड नहीं। और अगर हम बात करें एडजस्टमेंट, आगे कोई है क्या इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, नहीं, तो इन्वेस्टमेंट की शकल सूरत बदली नहीं, एडजस्टमेंट भी दिया इसलिए कितने इफेक्ट, तो ओपनिंग का तो डायरेक्ट बाहर, क्लोजिंग का भी बिना अपडेट करना पड़ा था, देखे है अपडेट कोई नहीं आई है, इसीलिए वो उसके वैल्यू जैसे के वैसे क्लोजिंग में भी बाहर 3 लाख 3 लाख, नहीं समझे 3 लाख। आगे डेप्रीसिएशन सोच लिए थे पहले ही पे कर दिए थे, एसेट में से घटाए भी थे, इनकम एक्सपेंडिचर के एक्सपेंडिचर में दिखाए भी थे, ढाई ढाई डोनेशन का इफेक्ट भी कर दिए थे। आउटस्टैंडिंग थोड़ा ध्यान दीजिएगा, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर, फिर बोल रहे हैं, लगातार बोल रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं कि ये जो एडजस्टमेंट है आपका क्वेश्चन आसान करने के लिए दिया गया है। अगर यहाँ पे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर लिखने के बदले आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एज ऑन 31 मार्च 2018 बोले तो ट्रीटमेंट और कंसेप्ट बदल जाएगा, उसमें वो 2,000 भी आएगा जो पिछले वाला पेंडिंग है, तो एज ऑन बोलता है अगर वो, तो पुराना 2,000 का और बाकी का करंट का ऐसा मानना पड़ेगा फिर। लेकिन अगर ये बोल रहा है कि करंट ईयर का कितना ड्यू है, तो पूरे क्लोजिंग डेट में एज ऑन 31 मार्च 2018 कितना ड्यू है, 8,000, करंट के 6, और वो जो 10 में से 8 मिले, दो अभी भी बाकी है, वो अलग है, इसके अलावा है, वो इसके अलावा क्यों है, क्योंकि ये पूरा करंट ईयर का है। अगर ये पूरा करंट ईयर बोला है ना, ये जो वर्ड बोला है ना इन्हें, फॉर करंट ईयर के बदले फॉर या एज ऑन 31 मार्च 2018 ऐसा बोलता, तो मतलब वो जो दो पेंडिंग है ना, 8 में 10 में से 8 ही मिले थे, तो वो जो दो पेंडिंग है वो एज ऑन 31 मार्च वो भी तो पेंडिंग है, तो वो दो उसके है तो करंट के कितने हैं, फिर वो 4, ऐसा दिमाग लगाना पड़ेगा। लेकिन कब, जब बोलेगा वो फॉर द ईयर एंडेड बोलने के बदले वो एज ऑन बोलेगा तब। लेकिन एज ऑन वाले एक आधा क्वेश्चन होगा तो होगा, अदरवाइज स्टेट बोर्ड में इतने क्वेश्चन कठिन आते, जो बच्चे प्रोफेशनल की पढ़ाई करेंगे उन लोग को ऐसी चीजें देखने को मिलेंगी, कल चल के वो कहीं पे भी पढ़ते तो ऐसा नहीं लगना चाहिए कि सर ने अधूरा अधूरा पढ़ाए थे। तो समझ गए क्या बोलना चाह रहे हैं, समझ जाओ आगे बताओ। बस क्या ही है जीवन में रखा, एडजस्टमेंट पढ़ लिए पूरा, क्या करिएगा भूरिया।
पहली स्टेप में क्या करिएगा, एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट। तो आंसर का फॉर्मेट बना लिए। एडजस्टमेंट नंबर 1 में ओपनिंग एसेट की वैल्यू दी है, ओपनिंग के बैलेंस शीट में उसको जाके एज इट इज लिखेंगे, क्लोजिंग में अपडेट करके। तो पहले हम ओपनिंग में डायरेक्ट डायरेक्ट एक एक इफेक्ट तो लिख दो क्या सबका। तो आप लोग के पास प्रश्न है क्या, तो एक एक आइटम बोल बोल के बताएंगे क्या 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 है, बोलिएगा। जो कि एक प्रकार की एसेट है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ओपनिंग बैलेंस शीट के अंदर डायरेक्ट बाहर लिख रहा हूँ कितना, 10,000। क्लोजिंग में मैं अपडेट करके लूंगा सेकंड इफेक्ट, थोड़ा इंतजार करो, लिखता हूँ अगला कितना, 50,000। उसके बाद बिल्डिंग फंड एक लाइबिलिटी वाला आइटम है, तो बिल्डिंग फंड को यहाँ लिख देता हूँ, ऊपर काय के लिए जगह छोड़ा हूँ, बैलेंसिंग फिगर कैपिटल फंड पता चलने वाला है ओपनिंग बैलेंस शीट में कितना रुपए का बिल्डिंग फंड भैया। बस अगला इन्वेस्टमेंट भी एक प्रकार की एसेट है, कितनी, ठीक है। अब ये सबके सब आइटम जिसके बारे में ओपनिंग बैलेंस एसेट में दिया था, उसका सेकंड इफेक्ट क्या करिएगा, अपडेट करके लिखिएगा। सबसे पहले सब्सक्रिप्शन जो आउटस्टैंडिंग कितना है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एक इनकम जो मिलने की है, वो हमारे लिए क्या है, एसेट है, मिलने का है, सब्सक्रिप्शन इनकम मिलने का एसेट। तो जो एसेट अपने को ओपनिंग बैलेंस में दिया है, तो चेक करो कि वो मिल गया क्या। पूरा पिछले साल के लिए जो सब्सक्रिप्शन आपको 10,000 मिलने का है, वो रिसिप्ट में देखो मिला क्या, सब्सक्रिप्शन इन टोटल तो 72 है, लेकिन उसके ब्रैकेट में बोल रहा है कि 8,000 जो है वो 16-17 यानी प्रीवियस का है। तो जो 10 मिलने का था, उसमें से अभी भी कितना ही मिला, तो वो 10 में से 8 कैंसल आउट हो जाएंगे, मतलब कितने अभी भी बाकी रह जाएंगे, जो बाकी रह जाएंगे मतलब वो अभी भी हमको क्या होने के हैं, यानी वो क्लोजिंग बैलेंस शीट के भी एसेट में आएंगे, लेकिन सिर्फ कितने, तो 10 में से 8 मिल गए। अब वो एसेट नहीं रही, हाँ वो इनकम इस साल की नहीं है, वो पूरा पिछले साल के अभी मेरे, लेकिन उसको इनकम में लिखेंगे क्या, नहीं। तो वो जो 8,000 रुपए हमको क्या हो गए हैं, मिल चुके हैं, अभी भी हम बाकी है जो वैल्यू उसको एसेट में लिखेंगे क्लोजिंग बैलेंस शीट के। तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में अपडेट हो गया आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन प्रीवियस ईयर का कितना आएगा सर, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर लिख देता हूं मैं 16-17, कितना, 2,000, 10 - 2 और 10 - 8, समझ में आया क्या किए। और अगर कोई आइटम को पकड़े हो तो उससे रिलेटेड पूरे आइटम को इफेक्ट कर दो, ताकि बाद में बचे आइटम के तौर पे इफेक्ट करने की नौबत आए, तब अपने को क्या नहीं होना चाहिए, ये करे कि नहीं करे, कंफ्यूजन रहना ही नहीं चाहिए। तो सब्सक्रिप्शन को पकड़े हैं तो सब्सक्रिप्शन को निपटा देते। अब ये सब्सक्रिप्शन को हम क्या किए, ये सब्सक्रिप्शन का एक इफेक्ट तो कर दिए, दूसरा इफेक्ट भी कर दिए अभी, ठीक है। अब इसको पकड़ करते करते अपन ने इसको पकड़े थे, तो इसमें से 8,000 का ट्रीटमेंट कर दिए, तो अभी 72 का भी कर देते। सब्सक्रिप्शन रिसीव तो 72 हुआ, लेकिन उसमें से कितने रुपए तो पिछले साल के रिलेटेड है, तो बताओ करंट ईयर के रिलेटेड कितना है, 64, 64। तो वो सब्सक्रिप्शन के करंट ईयर के वैल्यू को इनकम में जाके कहाँ लिखूं मैं, अंदर, सब्सक्रिप्शन के पहले मैं कितना लिखता हूँ, अंदर के अंदर माइनस कर देता हूँ रिसीव्ड फॉर प्रीवियस ईयर के लिए कितने मिले उसमें से, तो 72 में से 8 घटाओ, उसको कहाँ लिखूं, क्योंकि हम पढ़े लिखे लोग हैं, शकल से कम लगते पढ़े लिखे, लेकिन है सच्चाई ऐसा नहीं है कि जो चश्मा पहनता वही पढ़ा लिखा होगा करके, हम भी पढ़े लिखे हैं। तो बोलने का मतलब ये है कि हम प्रश्न पूरा पढ़े, हमको पता है कि करंट ईयर के आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन के 6,000 के बारे में आखिरी एडजस्टमेंट में बोला है, क्या बोला है कि 6,000 करंट ईयर के सब्सक्रिप्शन के अभी भी मिलने के है। बहुत खुशी होगी तुमको, चश्मे वाले पढ़े लिखे रहे तो वो मिठाई बांटने का प्लान नहीं कर रहा हूँ, पार्टी वार्टी देंगे तो मेरे को भी बुलाना। तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन के कितने, 6,000 रुपए के आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन को क्लोजिंग बैलेंस शीट के एक तो एसेट में लिख देते हैं फॉर 6,000। और ये जो एडजस्टमेंट में बोला कि 6,000 का सब्सक्रिप्शन मिलने का है, वो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है, ड्यू है, उसके बारे में अगर एडजस्टमेंट बोला कितने, अगर 6,000 करंट ईयर के मिलने के हैं, तो भी वो इनकम, तो इनकम में उसको ऐड कर देंगे, इनकम में जाके क्या नाम से जोड़ देंगे, फॉर करंट ईयर कितने रुपए सर, टोटल बाहर कितना है ना, 70। तो ओवरऑल हुआ क्या, जो जो इफेक्ट जहां जहां हो सकता था सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड वो निपटा चुके हैं। और ये जो सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड ट्रीटमेंट किए हैं, इसमें कब प्लस करते कब माइनस करते, ये बच्चों जिन बच्चों को डाउट आता, ये उन बच्चों के लिए बोला गया सेंटेंस था। ये एनपीओ का टॉपिक 12वीं वाले बच्चों को कठिन लगता है। कुछ बच्चे आके बोलते सर बाकी सब तो समझ गया, सब्सक्रिप्शन में प्लस कब करते और माइनस कब करते, बस वो नहीं समझ रहा। के दो तरीके बताए हैं, एक तो प्लस माइनस टेक्निक और दूसरा लेजर बनाओ खुश रहो। लेजर बना के भी इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है, बोलेंगे तो एक आध बार बता देंगे। वैसे जो बच्चे उतारे उनको तो वही समझ में आ गया होगा, समझते नहीं समझते।
समझता हूँ तो हम अब क्या करो। मशीन का वैल्यू ओपनिंग कितना है, जिसका एक इफेक्ट ऑलरेडी लिख दिए, दूसरा इफेक्ट अपडेट करके लिखना चाहते हैं, और अपडेट करते समय एडजस्टमेंट में अगर कोई आइटम का वैल्यू है, ओपनिंग बैलेंस है, उसको अपडेट करना है तो कहाँ कहाँ चेक करो, रिसीव पेमेंट में भी चेक करो, और ओपनिंग बैलेंस तो है नहीं, रिसीव पेमेंट में भी चेक करो, और अगला कोई एडजस्टमेंट उससे रिलेटेड है क्या वो भी चेक करो। तो मशीन ओपनिंग में 50 है, और रिसीव पेमेंट में क्या बोला कि मशीन को बेच डाले, मशीन को क्या किए 20,000 में का, तो कम कितना हुआ, कम हो तो 25 का होगा, लेकिन पैसे 20 मिल रहे मतलब लॉस हो जाएगा। तो पहले हम मशीन की वैल्यू अपडेट करना चाहते हैं, ओपनिंग में तो एज इट इज लिख देते 50 डायरेक्ट बाहर, लेकिन क्लोजिंग में कहाँ लिखूं 50 अंदर, क्योंकि अपडेट करना है। माइनस कर देता क्या नाम से, सेल, सेल के नाम से कितना घटाऊ, क्योंकि बेचा तो 25 का है, बचेगा 25 का, लेकिन बेचने से 25 का बेचने से कितने रुपए आए हैं सिर्फ, यानी कितने का वहां लॉस हो गया है, उस लॉस के वैल्यू का इफेक्ट कहाँ पे किस नाम से किया जाना चाहिए, इनकम एंड एक्सपेंडिचर का एक्सपेंडिचर में लिखना चाहिए लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन 5,000 रुपए। ये 5 कहाँ से आया सर, 25 का 20 में बेचे ना भैया, 5 कम में बेचे, अगर 25 का 30 रहता तो फिर वो प्रॉफिट के नाम से लिखते थे क्रेडिट में, लेकिन अभी खर्चा है लॉस है इसलिए डेबिट में लिखेंगे लॉस ऑन सेल के नाम से, पीएनएल इनकम एक्सपेंडिचर के डेबिट में लिख देते 2। और ओवरऑल इसकी अपडेट करने की जो प्रोसीजर है कहाँ तक पहुंची है, ये 50 में से 25 चले गया, 25 बचा, जिसके ऊपर एडवर्टीजमेंट में बोला था कितना डिप्रिसिएशन लगा, अमाउंट ही बता दिया था, तो 2,500 डिप्रिसिएशन के नाम से घटा देते, डिप्रिसिएशन 2,500 घटाई, 2,500 से बचता है, 2,500 जाइएगा ना तो 22,500 आइएगा। और बताइएगा ये 2,500 घटा इसके बारे में कहाँ बोला है, एडजस्टमेंट के कितने इफेक्ट, जो 2,500 एसेट की वैल्यू कम कर दे डिप्रिसिएशन, उसका दूसरे पे एसेट की वैल्यू कम हो नुकसान के तौर पे एक्सपेंडिचर में किस नाम से लिखिएगा। इस तरीके की खतरनाक खतरनाक चीजें कुछ बच्चों को लग सकती है, हम तो आपको एक आइडियल तरीका बता रहे हैं, हमारे तरीके का स्टेप इस क्वेश्चन को कराने के लिए क्या अलग अलग टीचर के अलग अलग तरीके के स्टेप है, खासतौर पे इस चैप्टर से रिलेटेड बोल रहे हैं, अलग अलग तरीके का टीचर अलग अलग तरीके से प्रोसीजर बताता है, अगर कोई बच्चे यूट्यूब से देखेंगे तो उसमें अलग ही तरीके की प्रोसीजर दिखेंगे, तो शायद आपको हजम ही नहीं होगी, ये तो अलग ही कर रहा बोले कुछ तो भी मास्टर, हाँ अगर उसको आप स्टार्टिंग से फॉलो करोगे तो आपको शायद वो भी चीजें लॉजिकल लगे, हम ये नहीं बोल रहे कि कोई और तरीके से पढ़ा रहा मतलब वो गलत है, लेकिन आप हमको हम वो सजेस्ट करेंगे, आप एक तरीके को अगर फॉलो कर रहे हो तो उसको प्रैक्टिस करके इतना अच्छा रख लो ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम उस फ्लो में आ सके जो आपको बताया गया है। और अगर आप 2-3 जन का ऐसे वाले टॉपिक के लिए फॉलो करोगे अगर कंसेप्ट, तो आपको गड़बड़ महसूस हो सकती है, ये हमने चेतावनी के तौर पे बताया है, समझ जाएंगे तो अच्छी बात है, नहीं समझे तो आपका भविष्य आपके साथ है। तो अगले एडजस्टमेंट में क्या है भैया, मशीन के क्या बात क्या है, बिल्डिंग फंड, बिल्डिंग फंड की वैल्यू ओपनिंग में अपन ने क्या कर दिए थे, लिख दिए थे ऑलरेडी एज इट इज, और क्लोजिंग में उसको अपडेट करने के लिए हमको चेक करना पड़ेगा पहले तो, कि बताओ कि बिल्डिंग फंड से रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट है क्या, है डोनेशन जो रिसीव हुआ वो बिल्डिंग फंड के लिए है, ऐसा बोला है, तो अपन ऊपर जाएंगे और रिसीव पेमेंट में देखेंगे डोनेशन कितना है, और वो किसके लिए रिसीव हुआ है, तो बिल्डिंग फंड में इसको जोड़ना है, तो बिल्डिंग फंड के ओपनिंग बैलेंस के 2,10,000 में कितने जोड़ेंगे, तो बस क्लोजिंग बैलेंस शीट के तो अंदर आ जाते हैं, लाइबिलिटी में बिल्डिंग फंड की वैल्यू ओपनिंग के अंदर लिख देते पहले 210 बस, प्लस डोनेशन 55,000, और ये 55,000 के डोनेशन को कैपिटल बिल्डिंग फंड का मानने के लिए कहा बोला था एडजस्टमेंट में, तो उसके वाई से तो कितने इफेक्ट होना चाहिए, तो होंगे भी ना, वाई से तो क्या बोला कि वो डोनेशन क्या है बोले बिल्डिंग फंड के लिए है, तो जो डोनेशन हमको इनकम में दिख रहा ना, अपन उसको अपने मन से क्या माने रहते, इनकम, और इनकम माने रहते तो इनकम में लिख के उसको डोनेशन के क्या नाम से कैपिटल बिल्डिंग फंड के नाम से माइनस करके बाहर जीरो लिख देते, तो वो बिल्डिंग फंड का एक इफेक्ट जो है वो दूसरा इफेक्ट वहां पे होता था, और ये 55,000 जो है ना इसका एक इफेक्ट इनकम में जाता था, लेकिन बाहर कितना आता था इनकम में जीरो, जिसका इफेक्ट आप इमेजिन भी कर सकते, वो तो हम मान के चल रहे कि तुमको समझ रहा है और इमेजिन कर ले रहे हो, कर लेंगे अब आगे, बस बचा ही क्या है, इसको अपडेट करके बाहर वैल्यू लिख देते कैलकुलेट करके, बोलो अमाउंट 265 आगे आ जाएंगे। उसके बाद अगला एडजस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट की ओपनिंग वैल्यू कितनी है
तो 3 लाख के ओपनिंग वैल्यू के इन्वेस्टमेंट को ओपनिंग बैलेंस शीट में तो लिख दिए थे, क्लोजिंग के लिखने के लिए अपडेट करने के लिए क्या चेक करें, देखिए कोई और एडजस्टमेंट इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है क्या, नहीं, रिसीव पेमेंट में कोई इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड रिसीव पेमेंट है क्या, नहीं, तो उसको इसीलिए क्योंकि कोई अपडेट नहीं आई है तो एज इट इज लिख दीजिएगा। बताइएगा इन्वेस्टमेंट को कहाँ लिखिएगा क्लोजिंग बैलेंस शीट के, कितना इन्वेस्टमेंट, नहीं समझे प्रज्वल, नल से आता जल, नहीं समझे प्रज्वल, तो बताइए ना अगला एडजस्टमेंट क्या है। एप्रिसिएट मशीन के 2,500 का इफेक्ट ऑलरेडी हो चुका, बिल्डिंग फंड को डोनेशन का कैपिटल मानने का है पहले से लिख चुके, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग 6,000 का सब्सक्रिप्शन का 2 इफेक्ट हो चुका। वैसे वो इफेक्ट होता क्या करंट ईयर के आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन का, जो करंट ईयर के सब्सक्रिप्शन मिलने का है वो हमारी क्या है एक इफेक्ट एसेट, जो नहीं मिला तो क्या हुआ इनकम, तो इनकम में जाके क्या कर दीजिएगा, इनकम के करंट ईयर के सब्सक्रिप्शन के वजह से मिलने के नहीं मिले तो क्या हुआ इनकम, तो इनकम को जो नहीं मिले उसको इनकम में जाके क्या कर दीजिएगा, पूरा लिख कंफ्यूज हो गए तो जब कोई इनकम हमको नहीं मिली है लेकिन हम इनकम को कितना दिखाना चाहते हैं, पूरा, जो नहीं मिला उसको भी इनकम में पूरा करने के लिए प्लस करूं कि माइनस, जोड़ू कि घटाऊ, मिला नहीं वो अधूरा है, पूरा करने के लिए जोड़िएगा, हाँ, और जो नहीं मिला वो कब मिलेगा, इसलिए एसेट में लिखिएगा, तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन के 2 इफेक्ट बोलिएगा, जिसको ऑलरेडी किया जा चुका है, क्या किया है क्या ध्यान है, कहाँ कहाँ लिखे उसका इफेक्ट, करंट ईयर के बैलेंस शीट के अंदर बाहर लिख दिए 6,000 एसेट में, और इनकम में जाके 2,000 6,000 जोड़ के बाहर लिख दिए, नहीं समझे, बस एडजस्टमेंट खत्म, स्टेप नंबर, बचे आइटम का एक ही फेक बच्चों, ओपनिंग बैलेंस का कैश बैंक का 22,500 250 को कहा लिखो, के एसेट में कैश एट बैंक, प्रज्वल ये इसका ओपनिंग बैलेंस शीट के एसेट में लिखना पड़ता है वैल्यू, जो ओपनिंग बैलेंस शीट अगर अपन बना रहे हैं तो जो रिसीव पेमेंट के डेबिट में जो ओपनिंग बैलेंस है कैश बैंक का उसको क्या करिएगा ओपनिंग बैलेंस के एसेट में लिखिएगा, ओपनिंग बैलेंस शीट के एसेट में, समझ रहे हो, भूलना नहीं है फिर वो टैली नहीं होता, हुआ था ना तुम्हारा उस दिन, कितने रुपए, 22,200, अगला सब्सक्रिप्शन हो चुका, बाकी ये जो चित्रकारी की है ये भी हो चुका, एडमिशन फीस के ब्रैकेट में रेवेन्यू लिखा, 6,000 रुपए इनकम, 6,000 के इनकम को पी इनकम एंड एक्सपेंडिचर के क्रेडिट में लिखना, किस नाम से लिखना है, मतलब पूछ रहे हैं ना किस नाम से लिखना है, एडमिशन फीस, आलसी बच्चे ना है कर रहे ना, हाँ क्या मालूम समझ रहे नहीं मालूम, है करते क्या है करते, आगे आगे ध्यान दो, हाँ, इंश्योरेंस के 10,000 का पेमेंट जो है इसके बारे में एडजस्टमेंट में बोला है कि नहीं, एडजस्टमेंट हो चुके कुछ बोला नहीं है, तो इंश्योरेंस के पेमेंट के 10,000 रुपए बिजनेस के लिए क्या है, खर्चा है, है नहीं करना ज्यादा, हाँ, इंश्योरेंस के 10,000 रुपए को खर्चे में लिखते हैं, प्रिंटिंग स्टेशनरी क्या है 4,000 खर्चे में लिख देते, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 4,000 क्या है, तो वीडियो तुम लोग ने भी सुने अगर सुने लड़कों ने सुने एटलीस्ट उसकी याद आ रही ना तो हमको तकलीफ हुई और कुछ नहीं, तो उसमें है बोलता ना, कुछ बच्चों को याद आ गया है, जिनको नहीं आया अगर सुने हुए हल्का हल्का याद आ रहा हम आखिरी में पूरा याद दिला देंगे, तभी ध्यान दो, बुक रुपीज 3,30,000, 30,000 का पेमेंट है, एसेट है कि एक्सपेंडिचर है, किताब कागज वाला किताब क्या रहता है एसेट, और वो जो न्यूज़पेपर वाला और मैगजीन वाला किस कागज रहता हो, तो अभी बुक है एसेट में, कंप्यूटर भी एसेट, तो 30,000 का बुक और कंप्यूटर 60,000 एसेट में लिख देते क्लोजिंग बैलेंस शीट के, पहले बोलो बुक कितना, बुक कंप्यूटर कितना टर, है बोलते क्या, अगला पेमेंट बोलिएगा ना, ट्रैवल एक्सपेंस खर्चा, हाँ खर्चा लिख देते ना, खर्चा ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस,
फर्नीचर 62,000। फर्नीचर क्या है सर? एसेट कितने फर्नीचर की वैल्यू है? अपने महाराज बाग का ही वीडियो है वो। कुछ बच्चों को हिंट दिए इस बीच में से। 12,000 लिख दिए, एक ही इफेक्ट हो गया, हमको मालूम नहीं पड़ा, बताओ ना आओ कि नहीं है? बताइए ना, बैंक का जो बैलेंस है क्लोजिंग बैलेंस 5,200 उसको कहाँ लिखिएगा? एसेट में लिख देंगे क्लोजिंग बैलेंस शीट के। क्या एसेट? कितना रुपए? स्टेप नंबर 2 के दोनों पूरे बचे हुए आइटम के एक ही पे हो चुके हैं। और उसके बाद में क्या करना है? ओपनिंग बैलेंस शीट नहीं, ओपनिंग, हाँ पहले ओपनिंग बैलेंस शीट और इनकम एक्सपेंस दोनों को बंद कर सकते हैं इंडिपेंडेंटली। आखिरी में क्या बंद करिएगा? क्लोजिंग बैलेंस शीट। तो पहले हम रिसीव पेमेंट ही बंद, इनकम एंड एक्सपेंडिचर ही बंद करके सरप्लस डिफिसिट निकाल लेते हैं। बोलिए क्या जाता है? इनकम है कि ज्यादा है? इनकम ज्यादा है। 70 6 76। बोलो ना 76, नहीं तो मारेंगे 72। और इधर डेबिट का टोटल करेंगे। 4 और 4 8 और 2 10 और ये 20 और 25.5। 25.5 समझा क्या है? 76 ज्यादा है? 76 76 25.5 घटाओ। एक का 50 500 बताओ। ये 50,500 को क्या बोलेंगे सर? सर प्लस। सर प्लस को कैपिटल फंड में प्लस करना है, जिसके लिए अपने को पहले कैपिटल फंड पता करना है। बोलो। ओ ओ तो जो हम बोले थे वो उसने क्या कर दिया है, एक प्रकार से रिलेट तो किया लेकिन गलत वे में कर दिया, गलत जजमेंट ले लिया। किताब में आंसर गलत है, अभी तक अपडेट भी नहीं हुई है किताब में, आगे आने वाले समय में अपडेट होगी। जितना हमको अनुभव और एक्सपीरियंस है थोड़ा सा छोटा मोटा, उस आधार पे बता रहे हैं। हम बोल के भी बताए कि वो 4 कब रहेगा, कुछ बच्चे बोले भी थे जब वो एज ऑन रहेगा। तुमको अपनी इंग्लिश पे, हमारी तो नहीं, अपनी इंग्लिश पे भरोसा है। तो फॉर करंट ईयर का मतलब क्या होता है? ये ही पूरा चालू का ही है भैया कालू। ये पूरा ही करंट ईयर मतलब चालू वर्ष का है। मतलब जो एडजस्टमेंट में बोल रहा ना ये कि जो फॉर फॉर बोल रहा हो, फॉर करंट ईयर, वो एज ऑन नहीं बोल रहा, वो करंट ईयर के ही लिए 6 मिलने के। फॉर करंट ईयर वो आखिरी दिन इतना मिलने का अगर ऐसा बोलता तो हम जरूर बोलते थे कि पुराने 2 है तो करंट के 4 ही होंगे। तो वो वर्किंग नोट में जो भी बोला है ना वो एज ऑन के हिसाब से बताया है। हम उसके एक गलत ट्रीटमेंट के चक्कर में अपना भांडा फोड़ नहीं करेंगे पूरा। तो देख लेते वर्किंग नोट, फिर भी आपको समझ में आए, इसीलिए गाँव वालों ध्यान दो, शहर वाले भी ध्यान दो। ओपनिंग सब्सक्रिप्शन 10,000 था। सब्सक्रिप्शन पिछले साल के कितने रुपए मिल चुके हैं? कितने रुपए मिलने के अभी भी? ये पिछले साल के 2 मिलने के, सही बात है। लेकिन अगर हम ऐसा बोले आपको कि करंट ईयर के 6 मिलने के, तो वो 2 इसमें इंक्लूड होना चाहिए क्या? नहीं, वो तो फिर करंट ईयर के लिए बोला ना, फॉर करंट ईयर, तो वो तो करंट ईयर में रिकॉर्ड नहीं होगा, 2,000 वो अलग होगा। लेकिन अगर हम ऐसा बोल देते कि वो जो 6,000 एज ऑन 31 मार्च 2018 है, साल के आखिरी दिन इतना मिलने का है, तो फिर हम बोलते थे कि वो 2 भी इसमें इंक्लूड है। समझ रहे हो? हमारी इंग्लिश पे हम कम भरोसा करो लेकिन अपने दिमाग पे ज्यादा भरोसा करो। जो हम बोल रहे हैं किसी को समझ रहा है क्या? और हम ये किस चीज को पढ़ने के बाद बोल रहे हैं? अब किस्मत तुम्हारी अच्छी है कि तुम इस टीचर के पास जाते हो जो सीबीएसई को भी पढ़ाता है। तो हम सीबीएसई की किताबों में ऐसे 100 प्रश्न किए, 100 तो नहीं मतलब 9 तो किए ही होंगे। तो ऐसे प्रश्न जहाँ पे वो स्पेसिफिकली लिखा है कि फॉर करंट ईयर लिखा तो ऐसा ट्रीटमेंट, और एज ऑन लिखा है तो वैसा ट्रीटमेंट, नहीं समझे कैसा? तो ये किताब में गलत लिखा है। हमारे अनुभव के आधार पे, जो छोटा सा अनुभव हमको 9 प्रश्न का है ना सीबीएसई के, उस आधार पे बोल रहे हैं। समझ में आया क्या बोले? तो किसी टीचर ने आपको ऐसा किताब में से देख के वैसा ही वैसा करा दिया, इसका मतलब क्या है? कि वो स्टेट बोर्ड को ही पढ़ाता है। वो टीचर सीबीएसई को वो किताब से देख देख के सीखा होगा उसने और वैसे वैसा पढ़ा। हम खुद स्टेट बोर्ड के पढ़े हुए खिलाड़ी है। तो वैसे जिसकी अंग्रेजी एकदम साफ है, जिसको अंग्रेजी को और दिमाग के संतुलन को बराबर से समझ सकते हैं जो बच्चे, वो लोग रिलेट कर पा रहे हैं हमारी बात को। हम क्या बोल रहे हैं, किसी को किसको भरोसा है कि हम जो बोल रहे हो शायद सही है?
नहीं नहीं, हम ऐसा नहीं बोल रहे कि सबके सब, कुछ बच्चे जोश में हाथ उठा दे रहे। हम सर तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारी टांग खींचेंगे। तो बढ़ेंगे हम आगे, ढींच ना टांग। अभी हमको ये सिर्फ इतना बताओ कि ये किसी को समझ रहा है कॉन्फिडेंटली? तो किताब में गलत लिखा है, आपको लग रहा है कि हम बोल रहे करके हमारी बात में हाव में हाव मिला दिए। तो कोई अगर टीचर स्कूल स्कूल में पढ़ाता है तो हम ये नहीं बोल रहे हैं कि उसकी जाके बेइज्जती कर दो, या इवन हमने भी कल को कुछ गलत बोला है तो हमारी भी बेइज्जती मत करना। हम इसलिए ऐसा बोल रहे हैं कि बेइज्जती मत करना किसी की। आगे अगर किसी ने अगर आपको पढ़ाया हो तो उसको अलग से जाके मत बोलो कि मैम तुमने ये गलत पढ़ा दी थी, ऐसा रहता वैसा रहता। मैम को समझेगा ही नहीं जल्दी, क्योंकि टीचर ऐसा रहता अपनी बात को जल्दी से कटने, हम समझ सकते हैं इस बात को। तो बोलने का मतलब ये, अगर पढ़ाने के होंगे और पढ़ाएंगे और ऐसा पढ़ाएंगे तो क्वेश्चन जरूर करना चाहिए। इसीलिए नहीं कि उसका आपको आंसर पता है, वो एक गलत तरीका होता है। अगर आपको आंसर पता है तो नहीं करना चाहिए वैसे तो क्वेश्चन, अगर मेच्योर्ड बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें। अदरवाइज अगर आपको गलत तरीके से कुछ सिखाया जा रहा है, ऐसा रहेगा तो वैसा ही करना, ऐसा कुछ बोल रहे तो आपको आर्ग्यू करना चाहिए। आर्ग्यू मतलब पूछना चाहिए। आर्ग्यू में करना मतलब एकदम मुजोरीज कर ले रहे, ऐसा नहीं। तो एकदम बेइज्जती कर दे रहे आगे वाले मास्टर की, बेइज्जती कर, तुम गलत ही पढ़ा रहे सर, हमको तो हमारे सर ने सही पढ़ा है, तुम तो पगले है। ऐसा बोलना नहीं मुंह पे किसी की। जो बच्चे कहीं पढ़ रहे हैं स्कूल स्कूल में, हाँ 6 बस है, बस है बोलते रहे भैया, बस करो बस करो। तो हम जो बोल रहे थे समझ गए क्या? जो बच्चों को समझना था वो समझ गए, जिसको नहीं समझता वो लोग तो वैसे ही नहीं समझते, चाहे पहनते होंगे चश्मे फिर भी नहीं समझते। बता बताइए क्या करिएगा? बच्चे आइटम के एक ही पे करिएगा, जो हम बोले वो सही बोले है ना, तो बस टोटल कर रहे हैं और कैपिटल फंड निकाल रहे हैं ओपनिंग बैलेंस शीट से। ये हो गया ना, कैपिटल ये निकाल लिए ना सरप्लस। तो सरप्लस को हम यहाँ पे जाके कब करेंगे प्लस? जब हमारे पास ओपनिंग कैपिटल फंड आएगा तब। तो बताओ ना, कैपिटल फंड ओपनिंग निकालने के लिए बैलेंस शीट के लाइबिलिटी का टोटल करते हैं, एसेट का टोटल करते हैं, बोलो टोटल। 1 और 5 6 और 2 8। कुछ बच्चे साबित करना चाहते हैं, हमको पागल साबित करना चाहते हैं। ऐसी चाल फंसाएंगे ना बेटा, हम चेस खेले 3 साल यूनिवर्सिटी लेवल पे, हल्का से प्लेयर समझ रहे। ऐसी चाल में फंसाएंगे ना, उल्टी चाल में बैठेंगी तुम्हारे को फिर। थोड़ा ध्यान दीजिए। 5 और 2, 6 और 2 8 और 2 10 और 2 12 और 5, 17 के साथ हासिल आएगा 1 और 2 3 और 3 6 और 6, 12 और 6 18 के 8 हासिल आएगा 1 और 3 4। तो ओवरऑल जो वैल्यू है सेम आई, लेकिन किताब से अलग आई। किताब में क्या हुआ पता है? यहाँ पर ये 6 के जगह टोटल में कितना है? 6 ही है, टोटल में है, मतलब वो जो 2 मिला के है, मतलब वो 2 नहीं है बल्कि टोटल में 6 है ना, वो 6 करंट का 4 है और टोटल में 6 ही है। इसमें क्या कंफ्यूजन है? तो वो 2 यहाँ से गायब, और अगर 2 यहाँ से गायब तो इनकम में जोड़े भी कितने हैं जाके करंट ईयर के? 4, और 4 जोड़ने से इनकम ये नहीं 6, 6 जोड़ने से क्या हुआ? नहीं नहीं नहीं, ये 4 4 जोड़ने से क्या हुआ? यहाँ पे 68 आया होगा, और किताब में वहां पे 68 आया होगा, तो यहाँ पे 74 आया होगा, यहाँ पे 74 आया होगा, तो यहाँ पे ये 2 सरप्लस जो आया है वो 50। 1 मिनट 50 500 है, ये जब भी गलत लिख दिए थे, लेकिन जोड़ते समय का सही लिख लिए होगे, देख के नहीं, लेकिन तो गलत रहता। तो ये ओवरऑल इधर भी 48 500 आया होगा किताब में, और वो 48 500 आया होगा, तो इधर भी 2 हजार कम होगा, इधर 2 कम होगा, और इधर के 2 तो वैसे ही कम होगा, तो कम ही होगा। तो 4,85,750 किताब में लिखा होगा। समझ रहे हो? क्लियर है? जिसको समझ के अच्छी बात है, जिसको नहीं समझा बहुत अच्छी बात है। मतलब अगले साल भी हम 12वीं पढ़ने वाले हैं। तो अगर आपको इस साल नहीं समझता है तो आपको एक मौका और दिया,
जो भी बच्चा फेल होता है वो अगले साल की क्लास फ्री में रिपीट कर सकता है।